इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय चौटाला हमारे साथ हैं। आज उन्होंने घोषणा भी की है आगामी चुनाव को लेकर के, अगर सरकार बनती है तो इसको लेकर के। लेकिन हरियाणा दिवस पर उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले बातचीत करेंगे। सर, खबरें अभी तक पर स्वागत है आपका। हरियाणा दिवस है आज। हरियाणा जिस प्रकार से बना उस वक्त क्या स्थिति थी, और क्योंकि हरियाणा के बनने से लेकर के और आज की राजनीति तक चौधरी देवीलाल का परिवार या चौधरी देवीलाल की बड़ी भूमिका रही है। किस तरीके से आप आज के दिन अपने शब्दों में बधाई देंगे और पुरानी जो बातें हैं उनको याद करोगे? हरियाणा दिवस पे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया कि हरियाणा कैसे बना। आज जो लोग हरियाणा दिवस के ऊपर बड़े बड़े जिन्होंने पोस्टर निकाले हैं या जो बधाइयाँ दे रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ये प्रदेश बनाने की बात आई थी, जब इसकी लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब उनके राजनीतिक दलों की क्या भूमिकाएं थी या उनकी फैमिली की क्या भूमिकाएं थी। हरियाणा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, तब उनकी क्या सोच थी। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जो उस वक्त की आरएसएस थी, आज मुख्यमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर हैं, वो भी हरियाणा को बढ़ाने के पक्षधर नहीं थे। चाहे चौधरी बंसीलाल के परिवार की बात करें, चौधरी बंसीलाल भी हरियाणा बनाने के पक्ष में नहीं थे। ना राव वीरेंद्र थे और ना ही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता श्री रणबीर सिंह हुड्डा थे। ये सब विरोध करने वालों में से थे। इन्होंने किसी ने भी एक ने, जब हरियाणा के लिए रायशुमारी हो रही थी, जब हरियाणा के लिए आंदोलन चल रहा था, तब चाहे कैबिनेट की बैठकें होती थी, चाहे लोकसभा की कमेटी की बात थी, ये सब विरोध करने वालों में से थे, जो आज बड़े बड़े पोस्टर छपा करके कहीं अपने आप को हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात करते हैं। ये तो इस पक्ष के थे ही नहीं कि हरियाणा बने। हरियाणा को अलग राज्य बनाने के लिए केवल मात्र चौधरी देवीलाल ने प्रयास शुरू किया और उन्होंने हरियाणा के अलग अलग कोणों से अलग अलग लोगों को अपने साथ लिया, जिसमें 31 मेंबर्स की एक कमेटी बनी और उन 31 लोगों ने पूरे प्रदेश में, चाहे वो पंचायतें थी और चाहे वो नगर पालिकाएँ थी उस वक़्त में, उन सब से प्रस्ताव लिए और प्रस्ताव लेकर के केंद्र में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उनके समक्ष रखे ले जा करके कि पूरा हरियाणा जो है वो इस बात की डिमांड करता है कि हमारा हिंदी भाषी क्षेत्र जो है इसको पंजाब से अलग किया जाए। हमारे साथ बड़ा भेदभाव है। उस वक़्त में हमें पानी के मामले में हमारे साथ भेदभाव था, शिक्षा के मामले में भेदभाव था, मेडिकल सुविधाओं को लेकर के भेदभाव था। सारी चीज़ें जो है पंजाब में दी जाती थी। जो पंजाब का हिस्सा हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा था, उसमें लोगों की अनदेखी की जाती थी। इसलिए डिमांड उठी और चौधरी देवीलाल के प्रयास से हरियाणा बना। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अगर मेरी बात पे कोई भी व्यक्ति आपके सामने ये कहे कि मैं इसको केवल राजनीतिक तौर पे किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, तो मेरा एक विधानसभा का सेशन था हरियाणा हमारा, जब गोल्डन जुबली मनाई जा रही थी, तब मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड के साथ विधानसभा में लेकर के गया था और उस पर डिबेट चल रही थी हरियाणा के इश्यूज़ पे। मैंने एक एक चीज़ जो है बाकायदा दस्तावेज के साथ इन सब को दिखाई और इन सब ने वहाँ स्वीकार किया कि आपके दिए हुए दस्तावेज बिल्कुल ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैंने जो बात इनके लिए बोली उस पर किसी ने सफाई दी हो या किसी ने यह कहा कि आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। सब चुप हो गए थे, चाहे हुड्डा था, चाहे किरण थी और चाहे सरकार थी भाजपा की। कांग्रेस के लोगों से मैं कल बात कर रहा था हरियाणा डे को लेकर ही। उनका ये कहना था कि चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने तो प्रस्ताव रखा था विधानसभा के अंदर। आप
कैबिनेट की मीटिंग जो थी पंजाब में उस वक़्त में, उस मीटिंग में ये मिनिस्टर था चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, और उस मीटिंग के अंदर ये प्रस्ताव आया था कि पंजाब के टुकड़े ना हो, और उसमें इनके दस्तखत हैं बाकायदा तौर पे। मैंने वो दस्तावेज भी आई वहाँ पे हाउस में, हाँ विधानसभा में दिखाया। मैंने हुड्डा से पूछा, मैं बोले आपके बाप के दस्तखत हैं कि नहीं है? स्वीकार किया। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसीलिए लोगों का विश्वास राजनीतिक लोगों से उठता जा रहा है कि राजनीतिक लोग जो सारा दिन झूठ का सहारा लेकर के लोगों को गुमराह करते हैं। मेरा विवाद इसी बात को लेकर के सबके साथ है कि मैं कभी झूठ की राजनीति नहीं करता। ये तो बात रही हरियाणा की, हरियाणा बनने की, हरियाणा वासियों को बधाई देने की। आपने आज एक घोषणा और की है कि 2 डिप्टी सीएम आप बनाएंगे, कहीं 4 बनाए जा रहे हैं, कहीं 2 बनाए जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन दूसरी जाति के लोगों को डिप्टी सीएम ही क्यों बना रहे हैं, सीएम बनाने की बात क्यों जो है वो क्यों नहीं की जाती है, अगर इनको किसी तरीके का जो प्रतिनिधित्व देना है तो? देखो, हमने हमेशा राजनीतिक तौर पे जो है, चाहे वो बैकवर्ड क्लास है और चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, उनको हमेशा तवज्जो दी। हमने हमेशा उन वर्ग के लोगों का आगे बढ़ाने का काम किया जिनकी राजनीतिक तौर पे अनदेखी होती थी। आज कुछ लोग जो है इस तरह के बयान देते हैं। हुड्डा साहब ने बयान दिया कि हम ब्राह्मण को बनाएंगे। हमने तो अपनी गवर्नमेंट होते हुए वैश्य समाज के व्यक्ति को भी चीफ मिनिस्टर बनाया। हमने अपने राज में डॉक्टर मंगल सेन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया पंजाबी बिरादरी से। हमने चांदराम जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। हमारे वक्त में अनेक जातियों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के पदों पे पहले भी लाने का काम किया। हुड्डा साहब ने कहा कि मैं ब्राह्मण को बनाऊंगा, फिर का 4 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। हमने तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी थी, भी उनकी पार्टी का फैसला होगा। लेकिन उन्हीं के अपने पार्टी के लोगों ने ही उस बात के ऊपर उनके ऊपर कटाक्ष किया। आखिर उनको ये कहना पड़ा भी जाट चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, हम जाट को भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। इस बात पे भी फिर कंट्रोवर्सी आई। आखिर ये हुआ कि हाईकमांड जो तय करेगा वो माना जाएगा। तो इसका मतलब जिन लोगों ने ये बयान दिए उनमें राजनीतिक ताकत नहीं है, वो राजनीतिक फैसले नहीं ले सकते। वो केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस किस्म के बयान तो दे सकते हैं, लेकिन फिर खुद ही अपने दिए हुए बयान के ऊपर घिर जाते हैं और फिर सफाई दे करके चुप्पी साधनी पड़ती है। हमारी हाईकमांड का फैसला है। हमने ये तय किया है कि हम अब की बार फिर कैसे बैकवर्ड को आगे ले आ जाए, उसके लिए एक बैकवर्ड क्लास से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और एक शेड्यूल कास्ट से बनाएंगे। हमने बैकवर्ड को, जहां आज बीजेपी सैनी को लेकर के राजनीति करना चाहती है, हमने इस सैनी समाज को सन 1977 में आगे बढ़ाने का काम किया था। सबसे पहले मनोहर लाल सैनी को महेंद्रगढ़ नारनौल से टिकट दिया, लोकसभा में जिता करके लेकर के आए। उसके बाद उनको कुरुक्षेत्र से लड़ाया। उसके बाद कुरुक्षेत्र से हमने गुरदयाल सैनी को बनाया, 2 बार कलासो सैनी को बनाया। आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो कि आपको किसने टिकटें दी और किसकी वजह से आपका राजनीतिक वजूद बना। ठीक है। और जो नायब सैनी को जो बनाया वो कैसा कार्ड समझ रहे हैं आप बीजेपी? उसके इलायदा हमने रणवीर सिंह गंगवा जो है उनको बनाया राज्यसभा का मेंबर, और इस राम कुमार कश्यप को बनाया। राम कुमार कश्यप की हालत तो ये थी, आप पूछना उनसे, कि उसके पास फार्म भरने के 5,000 रुपये जो लगते हैं वो भी नहीं थे जेब में। वो भी मैंने अपनी पॉकेट से दे करके इनका फार्म भरवाया था। इनको तो ये पता ही नहीं था अभी तू कभी राज्यसभा का मेंबर बन सकता है क्या। इनको तो मैंने टेलीफोन करके बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने एनओसी लेकर के आना। जब एनओसी की बात आई तो ये तो अपनी एनओसी भी पूरी नहीं करवा पाए। वो भी मैंने टेलीफोन कर करके अधिकारियों से बात करके इसकी एनओसी करवा करके राज्यसभा में भेजा। ओबीसी वोटर को रिझा पाएंगे नायब सैनी, या बीजेपी की जो रणनीति है उसको लेकर? भाजपा इसके ऊपर मैं जो समझता हूँ कोई और संदेश देना चाहती है। जो ये कहते हैं हरियाणा एक, हरियाणवी एक,
वो जात पात धर्म और मजहब की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज भी जात पात मजहब की राजनीति कर रहे हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। इससे इनका असली चेहरा लोगों के सामने आ रहा है और अब लोग समझ चुके हैं। अब लोग इनके चाहे कैसा भी कार्ड खेले कामयाब नहीं होंगे। आपने पंचायत प्रतिनिधियों को भी टिकट देने की बात मैं पंचायत का मेंबर रहा हूँ, मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी रहा हूँ, मैं जिला परिषद में वाइस चेयरमैन के पद पे भी रहा हूँ। मुझे पता है जिसको हम छोटी सरकार कहते हैं, जिसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आज उसको कमज़ोर करने की योजनाएं बन रही है। हमारा राज बनेगा, हम 11 लोगों को टिकटें देंगे और हम उनको सत्ता में शामिल करेंगे ताकि आइंदा पंचायतों के साथ भेदभाव ना हो। हमारी सोच लोगों को आगे बढ़ाना है, ना कि दबाना है। हम हर हालत में पंचायतों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज जो जानकारी मिल रही है 5 तारीख से कुछ फाइलें स्वास्थ्य विभाग की नहीं निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग अपने आप में आप समझ सकते हैं सर कितना ज़रूरी महकमा है, उसकी फाइलें जो हैं वो नहीं निकल रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सीएमओ के एक अधिकारी ने उनकी जो विभाग की बैठक ली थी उसके बाद से उनकी ये नाराज़गी सामने आई। विज साहब कितने दिन से नाराज़गी व्यक्त करते हैं, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से इस बात का एहसास करवाते हैं आप लोगों को कि मैं सरकार से खपा हूँ। फिर सरकार में क्यों है, पद छोड़ देना चाहिए। अगर वो अपने आप को असहाय मानते हैं, मजबूर मानते हैं, बेचारा समझते हैं, तो एक तरफ मंत्री पद का भी लालच और दूसरी तरफ आप अपनी मनमर्जी से भी आगे बढ़ना चाहते हो। दोनों चीज़ें संभव नहीं हो सकती। अगर आप निष्पक्ष होकर के लोगों की सेवा करना चाहते हो, अगर आपकी सोच ये है कि हर आदमी को न्याय मिले, अधिकारी काम करे, जो अधिकारी काम ना करे उसे दंड मिले, तो फिर मजबूती से आगे बढ़ो। कोई रुकावट पैदा करे उससे भिड़ो। अगर वो आज से ज़्यादा ताकतवर है तो आप अपना इस्तीफा फेंक के मारो। आप उसको एहसास कराओ कि जिस ताकत का तुम दुरुपयोग कर रहे, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। राजस्थान में जननायक जनता पार्टी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, किस तरीके से आप देखते हैं? जो परंपरागत सीट रही हैं देवीलाल परिवार की, उन पर भी उम्मीदवार है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, फिर बात करेंगे। किसानों का मुद्दा भी आपने उठाया कि जो कॉटन क्रॉप है उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री भी हालांकि बैठक कर रहे हैं, आपने इसको भी लेकर के मुद्दा उठाया है और जो एमएसपी पर फसल के उठान को लेकर के भी बात रखी। तुरंत किसान को 40,000 रुपये मुआवजा देना चाहिए। कपास की फसल जो खत्म हो चुकी। धान में कीड़ा है, धान में भी अब की बार कोई ज़्यादा अच्छी फसल नहीं है। कुछ जगह पे ठीक हो सकती है, ज़्यादातर जगह पे ख़राब है। गन्ने के समर्थन मूल्य की डिमांड हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं, 470 रुपया कम से कम हो। लेकिन ये गन्ने की कीमत बढ़ाने की बजाय किसान को कमज़ोर कर रहे हैं। अब की बार गन्ने में भी कीड़ा है, गन्ने में भी बीमारी है। सरकार का किसान की तरफ ध्यान नहीं है, सरकार का तो लूट की तरफ ध्यान है, तो लूटने में लगे हुए हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ थे अभय चौटाला, और सीधे तौर पर किसानों का मुद्दा जहां उन्होंने उठाया तो वहीं हरियाणा बनने में किस प्रकार से चौधरी देवीलाल की भूमिका रही थी उसके बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही साथ किस तरीके से प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है उस पर जाति की राजनीति का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है।